हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी व प्रक्रम, इसका मैंने अभी तक 2 वीडियो प्रोवाइड किया और आज तीसरे वीडियो में हम लोग कुछ और स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर आज टच करेंगे क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो की जो पहली हेडिंग होगी गाइज वो है प्लाज्मिड संवर्धन, प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन किसे कहते हैं ये देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको प्लाज्मिड पढ़ाया था, थोड़ा सा हम रिपीट करना चाहेंगे प्लाज्मिड क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जीवाणुओं में 2 तरह का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश जीवाणुओं में 2 तरह का डीएनए पाया जाता है, एक तो गुणसूत्र के रूप में धागे नुमा और दूसरा वृत्ताकार गोलाकार डीएनए पाया जाता है। तो जो वृत्ताकार गोलाकार जीवाणुओं में पाए जाने वाला डीएनए है गाइज, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम प्लाज्मिड संवर्धन क्या है, प्लाज्मिड कल्चर कह सकते हो या प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, तो किसे कहते हैं हम ये इसमें देखेंगे। ठीक है गाइज, तो आइए देखते हैं प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन क्या है, अर्थात प्लाज्मिड संवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा प्लाज्मिड तो समझ रहे हो, प्लाज्मिड माने वृत्ताकार डीएनए और संवर्धन माने होता है बढ़ाना, वृद्धि करना। तो प्लाज्मिड की वृद्धि करना, प्लाज्मिड की संख्या बढ़ाना, प्लाज्मिड की संख्या में वृद्धि करना ही प्लाज्मिड संवर्धन कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? यहीं से थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि प्लाज्मिड संवर्धन माने वृद्धि करना, प्लाज्मिड की संख्या में वृद्धि करना ही प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन या प्लाज्मिड संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब आइए देखिए वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, ठीक है, प्लाज्मिड को बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या का मतलब 1-2 प्लाज्मिड से 100, 200, 400, हजारों प्लाज्मिड बनाने की क्रिया। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें अंतर्गत प्लाज्मिड को बड़ी संख्या में बनाया जाता है उसे प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक प्लाज्मिड है, अब कुछ ऐसा करो कि इससे हजारों प्लाज्मिड, 100 प्लाज्मिड, 500 प्लाज्मिड बन के ऐसे तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और इसमें सबसे पहले जीवाणुओं का संवर्धन कराया जाता है, अर्थात जीवाणुओं को उचित पोषक माध्यम में रख करके उसकी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि कराते हैं। ठीक है, तो जीवाणु का संवर्धन किया जाता है जिसमें क्लोरैम्फेनिकोल नामक अभिकर्मक मिला देते हैं, एक पदार्थ मिला देते हैं जिससे जीवाणुओं की प्रमुख डीएनए अणु का संवर्धन रुक जाता है, अर्थात जीवाणु के डीएनए की वृद्धि रुक जाता है और जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। अतः अब केवल प्लाज्मिड का द्विगुणन तेजी से होने लगता है। ठीक है, और द्विगुणन के परिणाम स्वरूप प्लाज्मिड की संख्या बढ़ जाती है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं। और प्लाज्मिड संवर्धन के बाद जीवाणु कोशिका का विघटन करके हम क्या करेंगे? अपकेंद्रण द्वारा प्लाज्मिड संवर्धन माध्यम से वो प्लाज्मिड को अलग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लैंग्वेज ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है। इसका सेंस क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि प्लाज्मिड संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्लाज्मिड की संख्या में, मात्रा में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, उसी को प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं। और इसी के अंतर्गत क्या होता है? पहले जीवाणुओं का संवर्धन कराएंगे, यानी जीवाणुओं को ऐसे माध्यम में रखेंगे जहां वो वृद्धि करके अपनी संख्या बढ़ाएं। ठीक है, तो जब जीवाणुओं का संवर्धन हो जाता है तो उसमें क्लोरैम्फेनिकोल नामक एक पदार्थ मिला देते हैं जिससे कि जीवाणुओं का मूल डीएनए और जीवाणुओं दोनों की वृद्धि रुक जाती है और केवल जो गोलाकार वृत्ताकार प्लाज्मिड है केवल वही अब क्या होता है? संख्या में वृद्धि करके कई प्लाज्मिड बना देता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं। और प्लाज्मिड संवर्धन जब हो जाता है तो जीवाणु कोशिका का हम क्या करते हैं? विघटन कर देते हैं जिससे कि उस पे प्लाज्मिड क्या करते हैं? अलग हो जाए, अलग किया जा सके। तो विघटन करने के बाद प्लाज्मिड उसमें से हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसी बात को बेटा यहाँ डायग्रामेटिक पोजीशन लेकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए ये कोई क्या है? जीवाणु है। ठीक है, इस जीवाणु के अंदर ये गोलाकार क्या है? यही
तो प्लाज्मिड है, वृत्ताकार डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, प्लाज्मिड कहते हैं। इसी जीवाणु को हम क्या करेंगे, इस पोषक माध्यम है, ठीक है, संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम, इसको जब इसमें हम डाल देंगे तो ये इसमें जाने के बाद क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, कई सारे जीवाणु बन जाएंगे। और जब कई सारे जीवाणु बन जाएंगे तो उसमें हम क्लोरोरैम्फिकॉल नामक पदार्थ डाल देंगे, तो इस बार जीवाणु की वृद्धि रुक जाएगी और उसमें जो जीवाणु के अपने गुणसूत्री डीएनए है उनका भी संवर्धन रुकेगा। तब केवल ये जो वृत्ताकार डीएनए है यही क्या होगा, कई संख्या में वृद्धि कर जाएगी। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में बनके तैयार हो गए, ठीक है। क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है, बन गया। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड संवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। आप अंसाल भी उठा के देखो, पीसीआर की बात की गई है, पीसीआर 322 क्या है, 332 क्या है, तो ये भी हम बताने चल रहे हैं, ठीक है। इसे नोट करें सभी गाइस, तभी तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और जो पेपर में ये भी कई बार पूछा गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 60 नोट संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि पीसीआर 322 क्या है, ठीक है। पीसीआर 322 क्या है, सॉरी यहाँ पीसीआर है, पीसी मैंने लिख दिया है, पीसीआर 322 क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है पीसीआर 322। तो बेटा ये एक प्रकार का प्लाज्मिड ही है, क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मिड है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये प्लाज्मिड ही है, ठीक है, अर्थात वृत्ताकार डीएनए ही है। दरअसल आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के विविध प्लाज्मिड के खंडों को जोड़ करके, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लगभग 700-800 या 900 प्रकार के प्लाज्मिड क्या किए गए हैं, अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के विविध प्लाज्मिड के खंडों को जोड़कर कृत्रिम पुनर्संयोजित प्लाज्मिड वाहक बनाए हैं जिन्हें पीसीआर 322 कहते हैं, ठीक है, पीसीआर 322 कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको वाई फिगर समझाने का प्रयास किया है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देखते हैं पीसीआर 322 क्या है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने पीसीआर 322 क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इतना दिमाग में रखिए, यह एक प्रकार का कृत्रिम प्लाज्मिड है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्लाज्मिड जीवाणुओं में स्वतः पाए जाते हैं नेचुरल रूप से, लेकिन ठीक है वैज्ञानिकों ने भी क्या किया है, एक कृत्रिम प्लाज्मिड बनाया है जिसे पीसीआर 322 का नाम दिया है, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के विविध प्लाज्मिड को, ठीक है, विभिन्न खंडों को जोड़कर पुनः संयोजित प्लाज्मिड बनाया है, ठीक है, जिन्हें पीसीआर 322 कहते हैं और इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में किया जाता है, ठीक है। अर्थात प्लाज्मिड्स का उपयोग या पीसीआर 322 प्लाज्मिड का उपयोग विभिन्न प्रकार के जीन इंजीनियरिंग क्रिया में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीसीआर 322 में विभिन्न निर्बंधन स्थल प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये फिगर बना है पीसीआर 322 में विभिन्न निर्बंधन स्थल, जो यहाँ पे आपको अलग अलग स्पॉटिंग दिख रहा है, अलग अलग फिगर में क्या दिख रहा है, खाने दिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग, ये क्या है, अलग अलग खंड हैं। इन्हीं अलग अलग खंडों को अलग अलग प्लाज्मिड से निकाल करके एक नया कृत्रिम प्लाज्मिड बनाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर 322 कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पीसीआर 322 कहते हैं। और बेटा ये जो BAMH1 लिखा है, SAL1 लिखा है, HIND 3 लिखा है, PST1 PNI लिखा है, CLA1 लिखा है, ये क्या है, इस प्लाज्मिड में उपस्थित अंतर निर्बंधन एंजाइम है, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया डीएनए के खंडों को काटने का काम करते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है, ये रहा पीसीआर 322 का संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। पेपर में ये भी टिप्पणी के रूप में कई बार पूछा गया है, तो इन्हें भी नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अब जो ये हेडिंग हम बता रहे हैं बेटा, ये सब छोटी छोटी हेडिंगें हैं लेकिन पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आपको पहले बात करें बायोलिस्टिक क्या है,
या जीन गन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन गन कहते हैं या बायोलिस्टिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता हो गन मीन्स बंदूक होती है और इसका काम क्या होता है कि इसकी गोली को किसी दूसरे की बॉडी में इंटर कर देना, ये किसका काम है? गन का काम है। तो कुछ ठीक इसी से मिलता जुलता यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है, तो जीन गन क्या है, बायोलिस्टिक क्या है, आइए देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पादप कोशिकाओं पर, ठीक है, डीएनए से आवंटित, ठीक है, या डीएनए से लैस या डीएनए से लगा हुआ सोने अथवा टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करने से, ठीक है, डीएनए पादप कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, तो इस विधि को जीन गन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा अभी पिछले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किसी जीव के डीएनए को चेंज करना हो, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करना हो, तो उसके डीएनए को क्या किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट, पुनर्संयोजित किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट किया जाता है। तो उसमें डीएनए में अवांछित खंडों को काट कर उसमें वांछित खंड जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया? पुनर्संयोजित डीएनए हो गया। अब उस डीएनए को पादप कोशिका में डालना है, तो कैसे डालेंगे? कोई तो मेथड होगा, क्योंकि डीएनए इतना छोटा होता है कि यह कोशिका इतनी छोटी होती है कि आंख से देखना संभव नहीं है। तो डीएनए कहाँ से देख पाओगे, और देख नहीं पाएंगे तो उसे डालेंगे कैसे? ठीक है, ये बात होती है ना। तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं? जीन गन या बायोलिस्टिक कहते हैं, जिस विधि द्वारा पुनर्संयोजित डीएनए को पादप कोशिका में क्या करते हैं? इंटर कराते हैं। ठीक है, उसी को बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पादप कोशिकाओं पर डीएनए से आवंटित, ठीक है, जैसे ये पादप कोशिका है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, पादप कोशिका पर डीएनए से आवंटित सोने अथवा टंगस्टन के उच्च वेग के सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं। तो ये मान लीजिए कोई सूक्ष्म कण है, ठीक है कि नहीं, ये कण है, सूक्ष्म कण है ये, ठीक है, जिस पर सोने अथवा टंगस्टन क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके उच्च वेग से बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे? बोलो, इस पादप कोशिका पे बमबारी कराएंगे, और इस कणों के ऊपर क्या लगा हुआ है? डीएनए लगा हुआ है, पुनर्संयोजित डीएनए लगा हुआ है। जब इसको बमबारी कराते हैं बहुत तेजी के साथ उच्च वेग से, तो ये इसका जो लगा हुआ जो पुनर्संयोजित डीएनए है, ये एक पादप कोशिका में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो उसी क्रिया को, उसी विधि को हम क्या कहते हैं? जीन गन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है माइक्रो इंजेक्शन क्या है? ये भी ठीक वही क्रिया है, लेकिन बस दोनों फर्क ये पादप में है और ये एनिमल्स में होती है। हमने आपको परजीवी जंतु बताया था कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग द्वारा बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का भी निर्माण किया गया है, अर्थात ऐसे जंतुओं का निर्माण किया गया है जिसमें क्या किया गया है? परजीन, दूसरे का जीन उसमें क्या किया गया? डाला गया हो। तो कैसे डालते हैं? तो माइक्रो इंजेक्शन विधि द्वारा डालते हैं। ठीक, कैसे? वह विधि जिसमें पुनर्संयोजित डीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, किसे? पुनर्संयोजित डीएनए, जो मैंने नया खंडों को काट जोड़ करके जो एक नए लक्षण वाले डीएनए को हमने बनाया है, उस डीएनए को एनिमल की कोशिका के केंद्रक में डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं गाइस। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप अंसाल उठा के देखिए बायोलॉजी का, उसमें पूछा भी गया गाइस। ठीक है, क्या पूछा जाता है? पुनर्संयोजित डीएनए क्या है, पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक क्या है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं या एक ही बन सकता है। ठीक है, तो पुनर्संयोजित डीएनए क्या है, पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक। तो आइए देखते हैं। पहली चीज इसे देखते हैं, पुनर्संयोजित। पुनर् माने पुनः, संयोजित माने जुड़ना, डीएनए तकनीक यानी ऐसी तकनीक जिसके द्वारा पुनः जोड़ छोड़ करके क्या किया गया हो? डीएनए बनाया गया हो। तो ऐसी तकनीक को पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक कहते हैं, और बने हुए डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है वह तकनीक। ठीक है, क्या है? वह तकनीक जिसमें जीन क्लोनिंग, ठीक है, व जीन स्थानांतरण द्वारा डीएनए के अवांछित खंडों को हटाकर उसमें वांछित खंड को जोड़ देते हैं और जोड़कर एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ऐसी तकनीक को हम डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक कहते हैं, और नए बने हुए डीएनए को पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहीं पर याद रखना,
पुनर् माने पुनः, संयोजित माने जोड़ना। जैसे किसी डीएनए के अवांछित खंड को काटकर फिर उसे क्या करते हैं, उसमें वांछित खंडों को जोड़ करके जो डीएनए बनाते हैं, तो ऐसे डीएनए बनाने की क्रिया को हम पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक कहते हैं। और बने हुए डीएनए को क्या कहते हैं, पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपका हो गया पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक। कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से चरण हैं डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक के, जिसकी सहायता से नए डीएनए बनाए जाते हैं, तो इसको भी हम बताने चल रहे हैं। लेकिन आप इसे नोट करो, फिर इसके आगे स्टेप पे हम बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने गाइज। अब हम बात करते हैं कि डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक के प्रक्रम कौन से हैं। ठीक है, अर्थात डीएनए से खंडों को, अवांछित खंड को काट कर उसमें नए खंड लगाने के बाद, ठीक है, जो नया डीएनए बनता है, तो इसके बनाने में कौन कौन से चरण फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला है सबसे पहले कि डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक के निम्नलिखित प्रक्रम है या निम्नलिखित चरण है। नंबर 1, सबसे पहले डीएनए का विलगन किया जाता है। डीएनए का विलगन मतलब कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है। ठीक है, फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज द्वारा उस डीएनए के अवांछित खंड को काटकर अलग किया जाता है। फिर वांछित डीएनए खंड का विलगन किया जाता है। फिर वांछित खंड जिसे आप उसमें जोड़ना चाहते हो उसको भी वहाँ से अलग करो। फिर क्या होता है कि डीएनए खंड का संवाहक से बंधन करते हैं। फिर उसे वांछित खंड वाला डीएनए को उस डीएनए में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फिर पुनर्योजक डीएनए पर परपोषी में स्थानांतरण। अब जब उसको जोड़ दिए तब वो डीएनए बन गया पुनर्संयोजित डीएनए। अब उसे क्या करते हैं, परपोषी किसी दूसरी कोशिका में क्या करते हैं, डालने का, ठीक है, स्थानांतरण करते हैं। फिर व्यापक पैमाने पर परपोषी कोशिकाओं का संवर्धन माध्यम पर करते हैं। फिर वांछित उत्पाद का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो ये आप पे कुछ क्या है, बोलो, पुनर्संयोजित तकनीक, डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक के चरण है, प्रक्रम है, जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत बड़ी हेडिंग नहीं है, बायोरिएक्टर क्या है या जैव रिएक्टर क्या है। ठीक है, एक तरह से बायोरिएक्टर जो होता है एक तरह का उपकरण है। अभी मैं बाई फिगर बताऊंगा कि एक तरह का क्या है बेटा, उपकरण होता है जिसमें एक बिलोडक लगा होता है ऐसे, जो क्या करता है, नाचता रहता है। ठीक है, जिसमें कोई कच्चा पदार्थ डालते हैं तो वह बिलोडक नाच नाच करके उचित टेम्परेचर पर उसे पक्के माल के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो उसी को बायोरिएक्टर या जैव रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बायोरिएक्टर क्या है, जैव रिएक्टर। तो दोस्तों, बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा पात्र का मतलब मैंने भी बताया ना, कुछ इस तरह का ऐसे एक पात्र होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, इसके बीच में एक ऐसे बिलोडक लगा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लगा होता है जो नाचता रहता है। ठीक है, अभी हम अच्छे से फिगर बना के बताएंगे, पहले डिफिनेशन देख लीजिए कि बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद जैसे एंजाइम में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात बायोरिएक्टर एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवाणुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ को, मानव कोशिकाओं द्वारा प्राप्त पदार्थ को, पौधों द्वारा प्राप्त कच्चे माल को क्या करते हैं, विशिष्ट ताप, विशिष्ट पीएच पर क्या करते हैं, उसे पक्के माल या विशिष्ट पदार्थ में हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसे पात्र को हम बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, क्यों इसमें कच्चा माल क्या होता है, विशिष्ट रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह जैव रिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। जैसे अनुकूल ताप देता है, अगर किसी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए जितना ताप चाहिए वो इस बायोरिएक्टर मिल जाता है और वह पदार्थ आसानी से विशिष्ट पदार्थ या पक्के माल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसमें अनुकूलन पीएच मिलता है, क्रियाधार मिलता है, ऑक्सीजन, लवण, विटामिन, ये सारे के सारे क्या अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, इस जैव रिएक्टर में उपलब्ध होती हैं, जिसकी सहायता से कच्चा माल आपका क्या होता है, विशिष्ट उत्पाद में क्या होता है, बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैव रिएक्टर या बायोरिएक्टर। अब आजकल तो बहुत सारे प्रकार के बायोरिएक्टर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेंदू है, एक साधारण बायोरिएक्टर है और एक बिलोडक बहुज बायोरिएक्टर है। ठीक है, तो हम एक साधारण वाला आपको फिगर लेके यहाँ बता रहे हैं कैसे ये कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है गाइस, तो नोट करें इसे सभी लोग, फिर हम फिगर बना रहे हैं, सभी लोग नोट करें। तो आपने बायोरिएक्टर
का पॉइंट नोट किया होगा। ये मैंने फिगर यहाँ पर आपको बायोरिएक्टर का दिया है, ठीक है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, साधारण विलोडक हाउस बायोरिएक्टर है, ठीक है। ये क्या होता है बायोरिएक्टर? एक प्रकार का भी आपने पढ़ा पात्र होता है, एक प्रकार का उपकरण या बर्तन होता है, सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें कि ये बीच में क्या हुआ है बेटा, एक तरह से लोहे का रॉड लगा हुआ है जिस पर फ्लैट ब्लेडेड इम्पाइलर ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। इनका काम क्या होता है कि ये ऊपर मोटर से जुड़ी है, ठीक है। ये क्या बेटा? मोटर है। और जब इस मोटर को रन कराते हैं और यहाँ से कोई कच्चा माल इसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। कोई कच्चा माल डाल देते हैं और डालने के बाद कच्चे माल को इसको क्या करते हैं, मोटर चला देते थे। ये क्या करता है, रोटेट करता है, और रोटेट करता है और ये अम्ल और क्षार, इस पदार्थ के पीएच को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से अम्ल और क्षार डाला जाता है और इधर से भाप प्रवाहित किया जाता है, जिससे इस रिएक्टर में एक कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट होने के लिए उचित ताप मिल जाता है, और अम्ल क्षार डालने से उसका एक पीएच क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, उचित पीएच मिल जाता है। तो और उचित पीएच और उचित ताप पर ये कच्चा माल क्या करता है, इस ब्लेडर की सहायता से मिल करके पक्के माल के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और आवश्यकता अनुसार यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन गैस भी इसमें प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार से कच्चा माल उचित पीएच, उचित टेम्परेचर और उचित शुद्ध वायु की उपस्थिति में ये हाउस रिएक्टर द्वारा क्या होता है, पक्के माल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो पक्का माल बना है बेटा, उसको हम सीधा यहाँ से निकाल कर मार्केट में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उस माल को मार्केट में जाने में कम से कम जा करके बिकने में साल भर 6 महीने लग सकते हैं, और ऐसे में ये माल खराब हो सकता है। इसलिए अब उसमें हम क्या करेंगे, उसका निरीक्षण और परीक्षण करके कुछ उसमें ऐसे पदार्थ मिला देंगे जो कि वो क्या होगा, साल 6 महीने तक बचा रहेगा, ठीक है। तो ये बायो रिएक्टर है। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है, आनुवांशिक या अनुप्रवाह संसाधन क्या है, ठीक है। अनुप्रवाह संसाधन किसे कहते हैं, हम ये लोग देखते चलते, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर ये क्या है, बायो हाउस रिएक्टर जो देख रहे हो, बायो रिएक्टर है, इसमें कच्चा माल डाला आपने और पक्का माल तैयार हो गया। अब सीधा उस माल को नहीं बेच सकते हो, ठीक है। उस माल को मार्केटिंग करने के पहले कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं, शोधन होता है, पृथक्करण होता है, फिर पुष्टिकरण करते हैं, तब जाके मार्केट में उतारते हैं। तो वही इसमें प्राप्त कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के बाद उसका शुद्धिकरण, उसका पृथक्करण अगर एक साथ करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है, अनुप्रवाह संसाधन एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को बायोरिएक्टर द्वारा तैयार उत्पाद को, ठीक है, जो एक कच्चे माल को बायोरिएक्टर ने उत्पाद के रूप में, पक्के माल के रूप में कन्वर्ट किया, उसका पृथक्करण और शुद्धिकरण करके मार्केटिंग के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इसे संयुक्त रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, ठीक है। या सीधा सीधा कह सकते हो, पृथक्करण और शुद्धिकरण को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, बोलो, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। और इसमें मार्केटिंग के लिए तैयार उत्पाद में अब उचित परिरक्षक मिला करके उसका परीक्षण करके तब उसे हम मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, मार्केट में भेजने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अनुप्रवाह संसाधन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कभी कभार एक आध बार पूछ लिया गया, अदरवाइज ये सब नहीं पूछा है। बायो रिएक्टर भी एक आध बार पूछ लिया गया, बहुत नहीं पूछा। लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया, प्लाज्मिड डीएनए पुनर्संयोजित तकनीक, पुनर्संयोजित डीएनए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी और इसके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी, ये ओवरऑल जो हेडिंग मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताई, यही कुछ हेडिंग्स है गाइस जो कि इसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट आप लोग, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम वीडियो के अंत में आपको लगभग ये चैप्टर हमारा जो भी पेपर पैटर्न था, जो भी पेपर टॉपिक थे, वो क्लियर हो गया है। अब हम जो बात करते हैं क्या क्या इस वीडियो में आपको ध्यान रखना, कौन कौन सी हेडिंग। पहली चीज़ कि जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी व इसके अनुप्रयोग, ठीक है। इसके कम से कम कितने, 4 अनुप्रयोग, मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये याद रखना है। और दूसरा जो याद करना है आपको, आनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी याद करना है, ठीक है।
आनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी व इसके अनुप्रयोग, ठीक है। इसके भी कम से कम 4 अनुप्रयोग आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, पुनर्संयोजित डीएनए, ठीक है, पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी, ठीक है, पूछा जाता है। और पुनर्संयोजित डीएनए भी पूछा जाता है। और इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड, जो बात मैंने कहा कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड पूछा जाता है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं हर साल, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।